नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, खुश, हेल्दी। खुश रहिए, हंसते रहिएगा। सबसे अच्छा जो लाइफ का अचीवमेंट एक होता है, खुश रहना होता है। अगर आप खुश हैं, हेल्दी हैं, तो इससे बड़ी दौलत, इससे बड़ा कहते हैं ना लाइफ का एम कुछ नहीं होता है। रही बात आपके एग्ज़ाम की, तो आपका एग्ज़ाम मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आपने 20-25 क्वेश्चन भी अगर डेली से लिटरेचर के कर लिए ना, तो आपको फिर एग्ज़ाम मुश्किल नहीं लगेगा। 20-25 क्वेश्चन भी कम से कम आप इस तरह से याद कर लीजिएगा कि बिल्कुल आपको ज़रूरत ही ना पड़े उन्हें दोबारा पढ़ने की। तो और 20-25 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फोकस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप 10-12 घंटे पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम के टाइम पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन अगर अभी से आपने 20-25 क्वेश्चन भी डेली के लर्न कर लिया अच्छे से, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस एग्ज़ाम को कि आप कहते हैं ना कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए। टाइम बहुत है आपके पास, पर कंपटीशन उससे ज़्यादा है, कई गुना कंपटीशन है। एग्ज़ाम इजी है, यही सोचकर आप कीजिएगा कि अब इस बार तो हमें अपनी सीट लेनी ही है। यहाँ पर लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ जो क्वेश्चन आपको स्पेशली मैं बताऊँ कि आरपीएससी एग्ज़ाम के हैं। मुझे आरपीएससी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन रहते हैं ना इंग्लिश के, वो बहुत सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर तरह से क्वेश्चन दे देते हैं। कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं यहाँ पर कि किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाए। आपका एग्ज़ाम तो आरपीएससी के मुकाबले बहुत ईजी है कि आरपीएससी में कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं छोड़ी जाती कि आपको वो मतलब वहाँ पर दिमाग फिर चलाना पड़े। हर तरीका ये आपको समझा देंगे, हर तरह के क्वेश्चन आरपीएससी में आते हैं। लैंग्वेज हर तरह की आ जाती है। बहुत अच्छा एक जो कहते हैं ना, अगर इसे आरपीएससी के थोड़े से आप इंग्लिश पढ़ लें तो एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन देने का तरीका हार्ड भी है, इजी भी है। एक तरह से शॉर्ट में कैसे दे दिया, लॉन्ग में कैसे दे दिया, सब तरह के क्वेश्चन आरपीएससी में बनते हैं। आरपीएससी के क्वेश्चन क्या, जैसे आप एग्ज़ाम अपना दे रहे हैं, तो ये जो आरपीएससी वाले एग्ज़ाम हैं 2-3 साल के पिछले, इनको ज़रूर पढ़िएगा। ये काफ़ी बेनिफिट देंगे आपको, कहीं ना कहीं देंगे ज़रूर। माइंड आपका शार्प करने में, माइंड जैसे कहते हैं ना चलता है, दिमाग चलाने में, दिमाग चल रहा है, दौड़ रहा है, वो वाली कंडीशन के लिए भी आरपीएससी के बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें रहते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। नाउ पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फिक्शनल जेनर। फिक्शन होता क्या है, पहले फिक्शन को देते। फिक्शन होता है कि जो एक बात झूठी मूठी कहानियाँ जो होती है, जो कल्पना पर आधारित होती है, वो फिक्शन होती है। यहाँ पूछा गया नॉन फिक्शन मतलब फिर जो है जो सच्ची होंगी, नॉन फिक्शनल होंगी जो मतलब सच्ची होंगी, काल्पनिक नहीं होंगी, सत्य घटना या सत्य तथ्य पर जो आधारित होंगी, नॉन फिक्शनल होंगी। यहाँ क्वेश्चन में आप समझ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है नॉन फिक्शनल जेनर। मीन्स सीधी सी बात है कि जो यहाँ पर सच्ची घटनाओं पर आधारित नहीं है, ऐसा इनमें से कौन सा है कि सच्ची घटनाओं पर या कल्पना पर आधारित नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब डायरी है, देखिएगा डायरी जब लिखता है कोई इंसान, तो अपनी लाइफ में जो घटा है वही चीज़ लिखेगा, झूठ तो लिखेगा नहीं। तो ये नॉन फिक्शनल में फिर वही चीज़ आती है। ऑटोबायोग्राफी भी किसी की आत्मकथा होती है, काल्पनिक नहीं होती है। मेमोरी भी अगर को मेमोर्स जो मेमोरी वर्ड से बना है, ये भी काल्पनिक नहीं होता। एक रोमांस है, जो रोमांस होता है उस पर कल्पना के आधार पर लिखा जा सकता है, उसे झूठी मूठी कहानियों के आधार पर लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी ही क्या है, नॉट ए नॉन फिक्शनल जेनर में रोमांस लिखा जाता है। इसके अलावा जो होते हैं कि जैसे हिस्ट्री है, देखिएगा सम नॉन फिक्शनल जेनर मतलब जो सत्य घटना पर आधारित होगी, जहाँ पर आपको कल्पना नहीं होती है। हिस्ट्री जो लिखी हुई है वो कल्पना पर आधारित नहीं है। बायोग्राफी किसी की जीवनी लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, मेमोरी वो भी कल्पना पर नहीं लिखी होती, रियलिटी पर होती है। ट्रैवल गाइड्स एंड ट्रैवलॉग, जो इन सब बहुत से लोग जो घूमने वाले होते हैं, कहीं घूमने गए हैं, वो क्या करेंगे, वो सही जो घटना उसी पर लिखेंगे। एकेडमिक टेस्ट, जो किसी एकेडमी के टेस्ट है, वो भी रियल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। फिलॉसफी भी रियल होती है, इनसाइट जो फिलॉसफी ज्ञान और दर्शन होता है, वो भी सब रियल होते हैं। और जर्नलिज्म जो पत्रकारिता वाले मतलब कोई न्यूज़ है, वो भी रियल पर आधारित होती है, वो भी मतलब कहते हैं कि झूठी नहीं होती, सच्ची होती है। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ जो है नॉन फिक्शनल जेनर में आते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा। ड्रामा का एलिमेंट कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ड्रामा में जो एलिमेंट होते हैं वो प्लॉट भी होता है,
कैरेक्टर होते हैं, डायलॉग होते हैं, म्यूजिक होता है, स्टेज क्राफ्ट होता है और डायरेक्शन होता है किसी भी ड्रामा का। तो फीडबैक नहीं होता है। इसका क्या है, नॉट एन एलिमेंट। ड्रामा का फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है कि फीडबैक उसमें दिया जा रहा है, बाद में भले कुछ कहता रहे, लेकिन ड्रामे के अंदर नहीं होता है ये। ड्रामे के अंदर जो होता है उसका एलिमेंट जो होता है वो ये चीज़ें होती है कि स्टेज क्राफ्ट होगा, कैरेक्टर होगा और डायलॉग उसमें होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द 19th century अमेरिकन मूवमेंट ट्रांसडेंटलिज्म वाज नॉट कंसर्न विथ। अब द टर्म क्या है, मूवमेंट क्या है, अमेरिका का मूवमेंट क्या है, ट्रांससेंडेंटलिज्म 19वीं सेंचुरी का। ये मीनिंग क्या होता है इसका, उत्कृष्ट होता है, परम आनंद जहाँ पर प्राप्ति होती है, जहाँ परम आनंद की उत्कृष्टता की जहाँ प्राप्ति होती है, ये वो आनंद था जो 19वीं सेंचुरी का थे। ऑथर्स थे, फिलोसोफर्स थे स्पेशली न्यू इंग्लैंड के। उन्होंने किस बेस पर ज़्यादा जो है जोर दिया कि आइडियलिस्टिक जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है उस पर उन्होंने जोर दिया, एक शांति सुख शांति वाला लाइफ पर इन्होंने जोर दिया था। तो उसी में क्या पूछा ना कि नॉट कंसर्न विद। अब जब इंसान जो कहते हैं कि उच्चता को प्राप्त करना चाह रहा है, एक सुख शांति के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि सुख शांति मिले पूरी दुनिया में सबको, तो फिर क्या होगा, सेल्फ रियलाइजेंस जो अपना आत्म अनुभूति हो उस पर जोर दिया उन्होंने, होना चाहिए इसके, अपना सेल्फ को जानो, अपने आप को जानो, सुप्रीमेसी ऑफ इनसाइट, वही ये चीज़ अपने आप को अंदर से जानो। तीसरा ऑप्शन क्या है, गोइंग बैक टू नेचर, नेचर में जाना चाहिए क्योंकि नेचर में जो सुकून शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। बाकी जो सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है क्रूड मैटेरियलिज्म, जो मैटेरियलिज्म है, जो आजकल की जो एक मैटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई, भौतिकवाद हो गया, उसको उन्होंने नहीं माना था। उनके लिए नेचर और अपने आप को जानना, आत्म अनुभूति, अपने मन की सुंदरता उनके लिए ज़्यादा मैटर करती थी। ये जो मूवमेंट 19वीं सदी का हुआ है और ये 1830 से 1850 में जो है कहते हैं ना, एक ना कहीं ख़त्म हो गया मूवमेंट, जो है एंड हो गया वहाँ पर। कौन इन चीज़ों को मान रहा है आजकल, कोई नहीं मानता, सब मैटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरलिज्म इज़ द आइडिया और बिलीव दैट, जो नेचर में प्रकृतिवाद है, इज़ द आइडिया और बिलीव दैट, जो बिलीव करता है कि ओनली नेचुरल लॉज एंड फोर्सेस ऑपरेट इन द वर्ल्ड। प्रकृतिवाद है तो प्रकृतिवाद के लॉ और फोर्स को ही जो कि है वरीयता देंगे, किसी और स्पिरिचुअल को या सुपर नेचुरल को तो वो देंगे नहीं। तो ऑप्शन ए सीधा सिंपल हो रहा है। क्वेश्चन सिंपल है, वही देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल है, समझना आसान है, पर यहाँ कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि सुपर नेचुरल पावर है, नहीं, नेचर यहाँ पर है तो यहाँ भी नेचर पर ही जोर दिया जाएगा। सुपर नेचुरल पावर या स्पिरिचुअल पर नहीं, आध्यात्मिक पर नहीं है, नेचर पर ही जोर दिया है कि नेचर के लोअर फोर्स जो है उन्हें ही फॉलो करो, उनसे ही दुनिया चलनी चाहिए। तो एक आसान सा क्वेश्चन समझने के हिसाब से कि समझ गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो फिर कंफ्यूज होना जो है जायज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया है जो आपने बीएड बीटीसी में पढ़ा होगा, बिलिंग्स रोमन लिटरेरी जनर जो है किस पर फोकस करता है। ये बिल्डिंग्स रोमन जो वर्ड है, बिल्डिंग्स रोमन भी बोलते हैं इसको, ये जो वर्ड है शिक्षा का उपन्यास इसको कहा जाता है। ये जो लिटरेरी जनर ये फोकस किस चीज़ पर करता है, तो जब आपने ये पढ़ा होगा अपने बीएड बीटीसी में तो इसका मीनिंग जो आया हुआ जो होता है कि जो हीरो होता है, नायक होता है, ये उसकी नैतिक और मनोवैज्ञानिक जो जैसे वो तरक्की कर रहा है, आगे विकसित कर रहा है, नैतिक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से जो बढ़ रहा है उस चीज़ को दर्शाया वहाँ पर जाता है, उन चीज़ को तथ्य को इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन क्या पूछे कि जब फोकस किस पर करता है, अब यहाँ 4 ऑप्शन आपके होते हैं। तो लीजेंड्स, मिथ्स, मेलोड्रामा पर फोकस नहीं करता, ये करता है द कमिंग ऑफ एज ऑफ द प्रोटोगनिस्ट नायक होता है, कमिंग एज जो उसकी एज में चीज़ें आ रही हैं उसको विकसित कर रही हैं, नैतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उसको वो यहाँ पर जो उस पर बिल्डिंग्स रोमन जो है फोकस करता है। ऑप्शन ए हमारा फिर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमर इलियाड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी फॉर्म्स, मीन्स जो होमर का इलियाड है वो किस लिटरेरी फॉर्म में लिखा हुआ, वो क्या है, बैलेड है, एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है या पिकारेस्क्यू नैरेटिव है। तो ये इलियाड जो है ये एक एपिक है, ये महाकाव्य है। एक होमर का इलियाड सीधे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लिखा किसने है, तो होमर इसके राइटर हैं। एक ग्रीक पोइट होमर हैं
और बहुत ही फेमस ये ग्रीक के जो ऑथर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये दिया किस तरह से गया, और आपका जो एग्ज़ाम होता है स्पेशली टीजीटी पीजीटी वालों का, उसमें कितने सिंपल लैंग्वेज में दिया जाता है उस चीज़ को देखिए। यहाँ पर इन्होंने कहा है क्वेश्चन में, ए मेडिटेटिव और ए फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम ऑफ लेमेंट फॉर द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड। मीन्स यही है कि किसी की डेथ पर जो लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, शोक गीत वो होता है। आरपीएससी की लैंग्वेज ये है कि इतने लंबा घुमा फिरा कर इन्होंने बाद में यहाँ पर लिखा कि डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड, कि जो लेमेंट किया जाता है, गाया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है, वो क्या होता है। टीजीटी पीजीटी में सिंपली पूछ लिया जाता है कि जो किसी की डेथ पर गाया जाता है उसे क्या कहा जाते हैं। ए सॉन्ग संग ऑन द डेथ सम पर्सन, किसकी डेथ पर गाया जाएगा उसको क्या कहते हैं। तो वहाँ सिंपल लैंग्वेज थोड़ी सी होती है, पर बात दोनों का मतलब एक ही है। आपके एग्ज़ाम में इस तरह भी आ सकता है, लेकिन आपको मैं वही कहती हूँ कि क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग लग रहा है तो चीज़ें कलेक्ट करिएगा अपने मतलब की, कि जो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी कि लेमेंट होता है किसका, डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड, किसकी डेथ पर। लेमेंट भी यहाँ पे भूल जाइए कि द डेथ ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, जो डेथ पर गाया जाता है। तो आप जानते हैं बैलेड नहीं है, और नहीं है, लिरिक नहीं है। लेजी क्या होता है, शोक गीत। आपको मैंने हिंदी में बताया कि ये शोक गीत होता है, किसी की मृत्यु पर गाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। फिगर ऑफ स्पीच से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर से वही चीज़ कि यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू पूछा गया है कि ये है क्या। डेफिनेशन का मैं आपसे कह रही हूँ कि डेफिनेशन पर थोड़ा फोकस करना होगा, कि डेफिनेशन पूछी जा रही है एग्जाम्स में 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा। द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग ए डायरेक्ट एड्रेस। अब यहीं पर क्वेश्चन अगर आपने सही से मेरे जो मैंने पीछे वीडियो डाली है उनमें देखा होगा, तो यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट एड्रेस किसको किया जाता है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में किया जाता है। एड्रेस करना मतलब संबोधित करना। अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाना चाहिए। एड्रेस यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है। एड्रेस कहाँ करते हैं, संबोधन अलंकार में, यानी कि एपिस्ट्रॉफी में। अब इधर टू एन एब्सेंट पर्सन हो या पर्सनिफाइड एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो, जब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को संबोधित किया जाता है तब वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी यानी कि संबोधन अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोइट्री इज टॉट मेनली। पोइट्री मुख्यतः क्यों पढ़ाई जाती है। ये चीज़ भी आपने जब अपना जो माइक्रो टीचिंग होती है वहाँ पर जो समझाई भी होगी, समझी भी होगी, आपके टीचर्स वगैरह ने बहुत अच्छे समझाई होगी कि जब आप नोट्स बनाते हैं तब आपको पोइट्री का ज़रूर बताया होगा। पोइट्री प्रोज क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है। वहाँ पर अगर आपको याद होगा कि पोइट्री पढ़ाई क्यों जाती है, तो पोइट्री स्पेशली किस लिए पढ़ाई जाती है कि वोकेबलरी नहीं, कि स्टूडेंट की वोकेब जो है सही करने के लिए नहीं, इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन नहीं, टू टीच देम करेक्ट स्पेलिंग नहीं। पोइट्री पढ़ाई किस लिए जाती है कि टू मेक स्टूडेंट इन्जॉय पोएम्स ब्यूटी एंड मेलोडी, कि पोएम की ब्यूटी और मेलोडी को फील करना, उसे इन्जॉय करना, एक कल्पना। जैसे पोएम होती है वर्ड्सवर्थ की, आप पोएम्स पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप नेचर में ही बैठे, नेचर के साथ है, उसको इन्जॉय कर रहे हैं। तो बहुत आसान है पहचानना, यहाँ पर मुश्किल नहीं है। बस यही कि आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है। आरपीएससी जैसे एग्ज़ाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, एक इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप तो ये सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत इजी आना है, उसे अच्छे से करके आइएगा ना। क्वेश्चन यहाँ पर यूके जीआईसी 2018 का क्वेश्चन है। देखिए सिंपल क्वेश्चन, रविश वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रविश। अब बोल भी थे व्हाट रविश, एक बोलते हैं सेंटेंस व्हाट रविश, तो बकवास या व्यर्थ, गंदा, घिनौना, रविश मीनिंग होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या हो सकता है, गार्बेज, कूड़ा कबाड़ा ही होता है। सॉइल, मिट्टी, सस्टेंस, यूजफुल थिंग नहीं। रविश क्या होगा, गार्बेज, कूड़ा कबाड़ा जिसे कहते हैं, वेस्ट होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, गार्बेज होगा। एक क्वेश्चन सिंपल है, इतने बड़े बड़े एग्जाम में ये आ रहे हैं, तो देखिएगा कि जब इतने बड़े एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो उसी चीज़ से मैं बार बार कहती हूँ कि आपका तो एग्ज़ाम इतना टफ है ही नहीं, बहुत इजी एग्ज़ाम है, सबसे इजी एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को मानती हूँ कि ईजी है। बस अपने माइंड को सेट रखिए, क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना। आप जब एग्ज़ाम देंगे बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेड मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट। बैलेड में ट्रेडिशनली जो बैलेड लिखे जाते थे या लिखे जाते हैं
उनमें कितनी लाइंस होती है। तो वहाँ पर सीधा सा ये क्वेश्चन है, 8 लाइंस का होता है। ये क्वेश्चन भी अभी एक दो पहली से वीडियो जो बताई थी हमार्शिया, वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था और इसकी वीडियो भी है एक अलग से। हमार्शिया क्या होता है, द मीनिंग ऑफ वर्ड हमार्शिया। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको हाईलाइटेड वर्ड समझ में आ गया। हमार्शिया मैंने आपसे बताया था कि फैटल फ्लो होता है, जब हीरो जो है डूम से डेथ की तरफ जाता है, पतन से लेकर मृत्यु तक चला जाता है, उसे हमार्शिया कहते हैं। उस कंडीशन को हमार्शिया कहा जाता है, फैटल फ्लो जो एक नायक के लाइफ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ विंस लॉरेल्स। लॉरेल्स क्या होता है, ऑनर इज। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑनेस्ट पर्सन रिकलेंटली विन फेम। फेम एंड ऑनर के लिए आता है। ये एक फ्रेज है विन लॉरेल्स, इसका मीनिंग होता है टू विन ऑनर, टू विन फेम, टू विन मेमोरीज, टू विन डिक्शंस। कई सारे मीनिंग इसके होते हैं। ओवरऑल एक लॉरेल्स जो वर्ड होता है एक ऑनर और फेम के लिए यूज़ किया जाता है। तो विन जीतना, फेम को। फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है। और इस फिगर ऑफ स्पीच में मैंने ये एग्जांपल नहीं पढ़ा पर मुझे लाइक वर्ड यहाँ पर दिख गया और मैंने आपसे कहा है कि लाइक सो एज जिस फिगर ऑफ स्पीच में होता है वो सिमिली होती है। मैंने पूरी लाइन पढ़ी भी नहीं लेकिन मुझे लाइक वर्ड जो हाईलाइट हो गया। और लाइक सो एज किस में आते हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। बाकी कुछ पढ़ने की फिर ज़रूरत मैं नहीं मानती हूँ, इसको आपके लिए बहुत ईजी है। फिर ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, देखिएगा। साउंड कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में होती है, ओनोमेटोपोइया में। बस फिर क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट द साउंड इट डिस्क्राइब। किस फिगर ऑफ स्पीच में साउंड डिस्क्राइब की जाती है। साउंड होती है, आवाज़ होगी किसी भी चीज़ की, चाहे वो सांप की हो चाहे इंसान की, कुछ भी हो सकता है। मक्खियों की भिनभिनाहट हो सकती है, जो झरना है उसके जो गिर रहा है उसकी आवाज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी तरह की आवाज़ हो वो ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में आती है। ध्वनि सूचक फिगर ऑफ स्पीच कही जाता है, तो ऑप्शन बी है। और फिर वही बात है कि देखिए इस तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है ये इस एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग। और यूके का तो वैसे भी एक हाई लेवल के एग्ज़ाम माने जाते हैं बहुत। फिर भी देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन है। तो उसी तरह से माइंड सेट रखिए, अपने माइंड को फ्री रख कर पढ़िएगा। यहीं तक के क्वेश्चन चलिए हम करते हैं। समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। थैंक्स अ लॉट।